हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, तो आज क्लास जल्दी भी है और लेट भी है। जल्दी सेंस में है क्योंकि 6:30 बजे होती है, लेकिन आज 5:40 पे ही हो रही है। और लेट इसलिए है बिकॉज क्लास होनी थी पहले 4 बजे, फिर हुई 5 बजे, फिर हुई 5:30 बजे और हो रही है फाइनली 5:40 पे। कारण उसका ये है कि कल ही मैंने आपको बता दिया था कि 4 बजे क्लास लूँगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा घर में हवन वगैरह था आज, तो अब हवन वही है कि अब चीज़ें अपने को पता तो होती नहीं है। रोज़ रोज़ तो हवन करवाते नहीं, अभी रोज़ हवन हो रहा है तो पता है कितने टाइम ख़त्म होगा, कितने टाइम खाना पीना होगा। तो क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो क्योंकि खाना आपको पता है ना, हवन वगन किया जाता है उपवास मतलब फास्ट रख के। तो फिर अभी फिर जल्दी जल्दी सारी चीज़ों से फ्री हुए और फाइनली जब कंटेंट वगैरह रेडी हो गया तो अब क्लास ले रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो माफ़ी चाहेंगे, और हमने एक हवन में स्वाहा आपके माफ़ी का भी मांग लिया था। है ना। हाँ सर, ब्लू बुक फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगी क्या? बिल्कुल होगी, बड़ी देर भाई नंदलाला। अच्छा, गुड इवनिंग सर, प्लीज़ कंसिडर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट्स, क्योंकि आरबी में जनरल साइंस का बिल्कुल साइंस के डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ, और अभी आगे हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस रखेंगे इसके, ठीक है। कोई बात नहीं, ओके ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10th, और इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दैट इज़ विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स द मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटिव, यानी कि जो दक्कन का पठार होता है उसका अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, येलो सॉइल यानी कि पीली मिट्टी, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। बात कर रहे हैं डेक्कन प्लेटिव की। अब ध्यान से समझिए कि इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ सॉइल जो पाई जाती है इंडिया में, दैट इज़ एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर नहीं होगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो इट कवर्स मेजॉरिटी एरिया ऑफ इंडिया। कितना? लगभग 40 से 42% आपकी पूरे इंडिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जो उत्तर के मैदान है ना, यहाँ पे पाई जाती है। दो फॉर्म होते हैं, एक तो नई और एक पुरानी, न्यू एलुवियम और ओल्ड एलुवियम, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। जो नई होती है इसको हम बोलते हैं खादर के नाम से, और जो ओल्ड वाली होती है उसको जानते हैं भांगर के नाम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदर्न प्लेन्स में ही एलुवियल पाई जाएगी, यहाँ जो डेल्टा बने हुए हैं नदियों के ईस्टर्न में, यहाँ भी पाई जाती है ये। रेड सॉइल पूछता है, रेड क्यों होता है? बताइए क्यों रेड होती है और कहाँ मिलती है? जहाँ रेन डेफिशिएंट रीजन होते हैं, जहाँ रेन कम होती है, जहाँ पे बारिश कम होती है, रेन डेफिसिट रीजन्स में। रेन डेफिसिट रीजन कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न साइड। अब आप में से अच्छा कितने लोगों को ये बात पता है कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड होता है, यहाँ ज़्यादा बारिश होती है और इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड। और इसका जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ कम बारिश होती है, इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, ऑफ शोर साइड भी बोलते हैं। यहाँ कम बारिश होती है, विंडवर्ड साइड में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो रेड सॉइल रेड क्यों होती है? रेड सॉइल रेड होती है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। जो लौ का ऑक्साइड होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से रेड सॉइल इज़ रेड इन नेचर। जब इसमें हाइड्रेशन हो जाता है, जब पानी पड़ जाता है, तो इसका जो कलर है वो कन्वर्ट होकर येलो में हो जाता है। आंसर इसका होगा ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू का मोस्टली इसने पार्ट कवर कर रखा है। डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये एक पार्ट है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का पार्ट है, जिसको कि हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। और डेक्कन प्लेट्यू का जो मोस्टली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, इसमें हमें देखने को मिलती है क्या? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू दी लावा। अब सर यहाँ तो कोई वोल्केनो ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई वोल्केनो ही नहीं, तो लावा की बात कहाँ से निकल आती है? तो एक्चुअल में आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि एक था राजा एक थी रानी, मर गए, है ना क्या? ख़त्म कहानी ऐसे करके। तो वो वाली कहानी की बात नहीं हो रही है। कहानी यहाँ पे ये आपने कहानी सुनी होगी कि पहले पूरा लैंड मास एक साथ हुआ करता था। इस पूरे बड़े लैंड मास को हम बोले पैंजिया, ठीक है, ये स्पेलिंग नहीं होगी, पैंजिया आप समझिए, ठीक है, पैंजिया। और नीचे
क्या प्लीज़ चेक। ठीक है, तो पैंजिया ठीक है, ये स्पेलिंग नहीं होगी, पैंजिया आप समझिए, ठीक है, पैंजिया। और नीचे क्या दिक्कत है क्या कुछ वॉइस में? वॉइस चेक क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, और ये पैंथालासा, ये स्टोरी सबने पढ़ी है। देन एक दिन पैंजिया का हार्ट ब्रेक हो गया, मतलब कि दिल तोड़ दिया पैंथालासा ने, और ये ऊपर वाला पार्ट हो गया लॉरेसिया और नीचे वाला पार्ट हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, हार्ट ब्रेक हो गया ना, तो इसका ब्रेकेज हो गया, और इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। फिर एक दिन इंडिया को लगा नहीं यार, ऊपर ही चलना ठीक है, नीचे मज़ा नहीं आ रही, तो ऊपर की तरफ इसने अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया और ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई। ठीक है, और जब टकराई तो हम ये बगल में बैठे हुए थे, तो फिर हमने देखा कि जब ये आगे मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इसी समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज से 200, 300, 400, 500, 1000 साल पहले की बात है, आज से करोड़ों साल पहले की बात है। करोड़ों साल जब यहाँ पे लाइफ मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करती, क्योंकि मैं था उस समय यहीं पे बगल में बैठा हुआ था, लेकिन बाकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, यहाँ तक कि अभी ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और उसमें एटमॉस्फेयर जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बताता हूँ कि इस एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे एटमॉस्फेयर बना। तो एटमॉस्फेयर बनने के 3 स्टेप हैं। पहले को बोलते हैं लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पहले से एटमॉस्फेयर मौजूद था वो लॉस हुआ उसका। देन दूसरा स्टेप था डी गैसिंग। डी गैसिंग का मतलब है कि अर्थ के इंटीरियर से गैसेस निकली, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, तो अर्थ के इंटीरियर से सीस्मिक एक्टिविटी की वजह से आउटपोरिंग ऑफ गैसेस हुई, और फिर जो हमारे लिविंग बींग्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने फिक्सेशन किया, उसको मॉडिफाई किया प्रेजेंट फॉर्म में, जैसे पेड़ पौधे ने। ठीक है, तो उस समय बहुत यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी, और यहाँ तक कि जो हमारे डेक्कन ट्रैप्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन है वो भी यहाँ तक कि वोल्केनो से ही हुआ है, लावा से हुआ ही है। क्लियर है चीज़? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी, मुझे पता है थोड़ा सा मैं ज़्यादा डीप डवेल कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इसलिए बिकॉज कभी हमने सॉइल वाला अभी तक क्वेश्चन किया नहीं है। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, जरा ये बता दीजिए। ठीक है, तो सॉइल को बारे में ये ध्यान रखिएगा, एलुवियल सॉइल, इट इज़ रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फॉस्फोरस। पुअर होती है फॉस्फोरस में। सॉइल की स्टडी को बोलते हैं पीडोलॉजी। ठीक है, पीडोलॉजी बोलते हैं सॉइल की स्टडी को। सॉइल में डिफरेंट होराइजन होते हैं, सी, बी, ए। ठीक है, सी होती है अनवेदर्ड रॉक, बड़ी बड़ी चट्टान, ये होती है छोटी छोटी रॉक यानी वेदर्ड रॉक, और ये होती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल होती है ए होराइजन, और इसके ऊपर छोटा सा होराइजन होता है, उसको हम बोलते हैं ओ होराइजन। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक परत होती है, जिसमें कि आपका क्या होता है, ह्यूमस। सर ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो डेड, जैसे कि हमारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये धीरे धीरे डिके करने लगते हैं और ये टॉप सॉइल के ऊपर ही बैठ जाते हैं, इसको ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस एक तरह का, अरे भाई मच्छर यार जाओ यार यहाँ से अभी, है ठीक है। डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है ये, ठीक है, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है, और ये सारी सॉइल में नहीं देखने को मिलता है। मैं बता दूं आपको, इंडिया की सॉइल से बहुत ही कम होता है ह्यूमस, जिसमें होता है बड़ी अच्छी सॉइल होती है वो, ठीक है, ध्यान रखना, कहीं मिल जाए तो संजो के रख लेना। नॉट अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क। तो आपको पता है भारत में ये चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क है, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है ये। 4 सिटीज़ कौन कौन सी हैं? कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई है। हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद नहीं है। क्लियर? अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के भी लेंथ पूछी थे एसएससी के एग्जाम में, किसी को पता है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ ध्यान रखना 5846 किलोमीटर। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। और ये क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट में कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, ये आपको बताना है। और NH1 जो है नेशनल हाईवे नंबर 1। अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, मुझे इसमें और भी कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए आगे बढ़ गया कि कहीं तुमसे प्रेशर ना बनने लगे कि तो आगे बढ़ो, अब ठीक है हो गया क्वेश्चन। लेकिन फैक्ट तो फैक्ट होवे, नॉलेज तो नॉलेज होवे, चाहे एक क्वेश्चन से आवे चाहे 100 क्वेश्चन से आवे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से आप देखेंगे कि कॉटन प्रोडक्शन के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र टॉप पे रहते हैं। कारण बीइंग कि कॉटन के कल्टिवेशन के लिए ब्लैक सॉइल बड़ी अच्छी मानी जाती है, काली मिट्टी।
अब क्योंकि काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, काली मिट्टी यहाँ पे दबा के, इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन ये लोग क्या करते हैं, दबा के करते हैं, मतलब पहले दबा देते हैं और फिर प्रोडक्शन करते हैं। कॉटन की अगर बात करें तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है इसको, यानी कि मतलब फ्रॉस्ट ना जमी हो, 210, एकदम सीधा सटीक ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट हाईवे NH44, नेशनल हाईवे नंबर 44, ये कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर, सॉरी जम्मू को कश्मीर से, या फिर श्रीनगर टू कश्मीर, ठीक है, या तो आप श्रीनगर लिखो, ठीक है, श्रीनगर टू कश्मीर को कनेक्ट करता ही है। NH1 जो है इसको शेर शाह सूरी मार्ग बोलते हैं। अब शेर शाह सूरी से इतनी चीज़ें हम याद कर सकते हैं, शेर शाह सूरी मार्ग, कि भैया शेर शाह सूरी जो है इन्होंने एक रोड बनवाई थी, उसका नाम है GT रोड, वही NH1 है आपका, वही NH1 है। GT रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि चिटगोंग बांग्लादेश से लेके काबुल अफगानिस्तान तक जाती है। इंडिया में अगर बात करें तो कलकत्ता से लेके अमृतसर तक, ठीक, यही NH1 का सेक्शन है। तो GT रोड इन्होंने बनाई थी, और बीच में लोगों को ठहरने के लिए इन्होंने जो बनवाया था उसको सराई बोलते हैं, सराई। शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो हुमायूं को बार बार हराई है, 2 बार हराई है हुमायूं को कौन कौन से बैटल में हराई, और इनकी डेथ कहाँ पे हुई, तो हुमायूं को हराया पहले चौसा में, आओ बेटा तुमको आम चुसवाते हैं हम, हैं, और फिर बैटल ऑफ कन्नौज में, बिली ग्राम जिसको बोलते हैं, आओ बेटा कन्नौज में तुमको इत्र की नगरी में तुम्हें इत्र लगाते हैं। तो चौसा जो है 1539 और कन्नौज 1540। इसके बाद हुमायूं कहाँ भाग गया, हुमायूं भाग के चला गया ईरान में असाफिद डायनेस्टी के पास कि भैया शरण दो। इसी बीच अकबर का जन्म भी होता है इसकी, यानी कि शेर शाह सूरी जिसका ओरिजिनल नेम फरीद खान था। क्या नाम था इसका ओरिजिनल नेम, फरीद खान। ये एक बिहार के जमींदार का बेटा था ये, ठीक है। तो अभी शेर शाह जी की 1545 में डेथ हो जाती है। डेथ ऐसे होती है कि आपको भी सुन के हंसी आएगी, लेकिन ठीक है। कलिंजर का किला, जहाँ पे अभी मैं कुछ टाइम पहले गया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे कलिंजर के किले में क्या है, ये एक क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट होता है ना। तो क्योंकि कलिंजर का जो फोर्ट है उसकी दीवार बड़ी मोटी है, बहुत मोटी है, ठीक है, तो उसको तोड़वाना चाह रहे थे ये, क्योंकि उस समय चंदेल डायनेस्टी का रूल था वहाँ पे। तो जब तोड़वा रहे थे तो एक ग्रेनाइट इन्होंने फेंका, टकरा के वो वापस आ गया, मतलब इनके सोल्जर ने किसी ने फेंका होगा, वो टकरा के वापस आ गया। शेर शाह सूरी खड़े थे वहीं बगल में, आके गिरा, बड़ाम, शेर शाह सूरी इंजर्ड हो गया और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ था। कलिंजर फोर्ट आपका MP में पड़ता है, बहुत अच्छा फोर्ट है, कभी जाइएगा। आसपास तो बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड है, लेकिन फोर्ट में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। खैर, तो 1545 में डेथ हो जाती है शेर शाह सूरी की, और उसके बाद आता है कौन, हमारा हुमायून जो है 1530 में जब अकबर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद रूल स्टार्ट करता है। 1540 तक रहता है, जब तक भगाया नहीं जाता तब तक। और हुमायूं के 3 भाई और थे, अस्कर, हिंडल और कामरान। उसके बाद जब इसको पता चलता है शेर शाह सूरी तो मर गया और उसके बेटे भी ज़्यादा कोई एबल रूलर नहीं है, तो ये वापस आता है और 1555 में आके फिर से रूल स्टार्ट करता तो है, लेकिन लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से जो है, हाँ वाह बेटे मौज कर दिया होता। शेर शाह सूरी ने बहुत मारा होगा उसको, जिसने भी वो ग्रेनाइट फेंका होगा ना, ये अबे मेरे को ही मार डाला। शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो इनका जो और ये बिल्कुल ट्रू बात है कि शायद अगर वो ग्रेनाइट से शेर शाह सूरी की, अगर वो ग्रेनाइट ना गिरा होता शेर शाह सूरी के पास और शेर शाह सूरी की डेथ ना हुई होती, तो शायद इंडिया में कभी मुग़ल रूल होता ही नहीं, इंडिया में अफ़गानों का रूल होता। क्योंकि शेर शाह सूरी बहुत एबल रूलर था, हुमायूं तो भाग गए थे, और कभी हिम्मत भी ना पड़ती अगर शेर शाह सूरी रहता, थ्रोन पे बैठा रहता, तो वो तो और चीज़ें ऑक्यूपाई करना चाह रहा था। कलिंजर का फोर्ट जो कि विंध्यन रेंज के एंड में पड़ता है, MP और यूपी, मतलब पड़ता तो MP में ही है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब उसको पता चला डेथ हो गया, उसके बच्चे भी ऐसे ही, तो फिर 1555 में लौटा, डेथ हो गई उसकी और लाइब्रेरी की स्टेज से। और देन यहाँ पे अकबर 13 साल का था, आपको पता है। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में, और उसमें अकबर 13 साल का था, उसकी फोर्स को बैरम खान लीड कर रहा था और हेमू को हराया था, हेमू को मारा था, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कैनरा बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहाँ पे आपको पता है हमेशा लंच रहता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये 1955 में इस्टेब्लिश होता है जाके,
एक्चुअल में बनता तो ये 1921 में है एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस फॉर्म में बनता है? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। देन बाद में इसका नामकरण एसबीआई के तौर पे हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे इसका हो जाता है एस्टैब्लिशमेंट। क्लियर इतनी चीज़ सभी को? 1921 और 1955। अब आप कमेंट में ये बताइए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्हेन वर बैंक्स नेशनलाइज्ड? हाँ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंकों का, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो ये हुआ था 1969। इस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, जल्दी से बताइए। तो 4th वाला स्टार्ट हुआ था हमारा इसी साल से, तो ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लेकिन जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसका जो नेशनलाइजेशन है वो तो हो गया था 1949 में ही, 1949 में ही। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, any structure, sculpture, inscription, etc. which are in existence for no less than dash years is termed as an ancient। तो किसको हम एंशियंट बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो है 1858 का, किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, स्कल्पचर को हम एंशियंट बोलते हैं? जब वो कितने साल पुराना हो, तो जब 100 साल पुराना हो तो उसको हम एंशियंट के नाम से जानते हैं। क्लियर इतनी चीज़? अब एक चीज़ अच्छा कमेंट बताइए कि जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारत का जो पुरातात्विक विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके पहले चेयरमैन कौन थे? और इसके चेयरमैन जब हड़प्पन एक्सकेवेशन हुआ था, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तब इसके चेयरमैन कौन थे? तो एएसआई की जो फॉर्मेशन है वो 1861 में होती है, 1861 में। और एएसआई के जो पहले थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, इसीलिए इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नाम से भी जानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। और क्या नाम था उसका? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस समय था जिस समय की हड़प्पा की खुदाई चल रही थी, ठीक है, हड़प्पा का एक्सकेवेशन हो रहा था उस समय पे। अगला सवाल है 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड विंटर डेजर्ट? कोल्ड विंटर डेजर्ट कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सहारा है, पैंटागोनियन है, आर्कटिक है, या फिर अरेबियन है? बिल्कुल सही, दृष्टि, गुलशन, ल्यूसिफर, आनंद, ममता, जितेंद्र, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोल्ड विंटर डेजर्ट कौन सा है सर? सहारा तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वार्म डेजर्ट या फिर हॉट डेजर्ट, ठीक। आर्कटिक ठंडा है लेकिन ये डेजर्ट नहीं है पूरी तरह से। अरेबियन ये भी हॉट है। पैंटागोनिया है कहाँ? पैंटागोनिया ये है साउथ अमेरिका का जो एकदम एंड है ना, ये पैंटागोनिया। अब आज ही ये मैंने चीज़ ज्योग्राफी के उसमें पढ़ाई है, ये तो खैर आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आज ही मैंने चीज़ पढ़ाई है जो बैच चलता है हमारा उसमें, कि जो कोल्ड ओशन करंट हैं, जो ठंडी महासागरीय जल धाराएं हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है किसमें? डेजर्ट को क्रिएट करने में, मरुस्थल को बनाने में, ठीक। अब यहाँ पे हमारा एक ठंडा करंट होता है, कोल्ड ओशन करंट, इसको हम बोलते हैं फाकलैंड। ये फाकलैंड करंट अब होता है ठंडा हवा में, पहले तो ओशन करंट आप समझ लो, फिर आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले पानी पी लें थोड़ा। देखिए करंट क्या होता है ओशन वाटर जब हॉरिजॉन्टली मूव करता है ऐसे करके तो उसको करंट बोलते हैं। अब मूव क्यों करता है उसके भी रीज़न होते हैं, ग्रेविटी होता है, डेंसिटी डिफरेंस होता है, विंड मूव करवाती है, ये सब कारणों की वजह से मूव करता ही है। अब इसमें सवाल ऐसे बनते हैं कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। तो हमेशा जो पानी गर्म होता है इक्वेटर के आसपास का होता है, और जो पोल्स के आसपास का होता है वो ठंडा पानी होता है, ठीक है। अब हमेशा जो गर्म पानी है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगा, और जो ठंडा पानी है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन दूसरी बात ये है कि जो कौन कौन से ठंडे हैं और कौन कौन से गर्म करंट है, तो उनको हम ऐसे याद करते हैं कि भाई एक गोल्फ का वर्ल्ड कप करवाया गया, कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, और जो हार गया उसको ठंडे करंट में डाल दिया। मतलब गोल्फ का वर्ल्ड कप करवाया गया कैलिफोर्निया में, और जब एक जो हार गया उसका बीपी हाई हो गया तो उसको ठंडे करंट में डाल दिया गया। तो जी से ग्रीनलैंड, ओ से आपका एक सेकेंड
ठीक है, ग्रीनलैंड या फिर आप ठीक है ग्रीनलैंड, ओ से हो जाएगा आपका ओयाशियो, लैब्राडोर, फाकलैंड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फाकलैंड है, यहाँ दिखाया नहीं गया। डब्ल्यू से हो जाएगा आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, सी से हो जाएगा कैनरी करंट, ये ठंडा है, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया करंट, और बी से बेंगोला करंट, और पी से पेरू करंट जिसको हम बोल्ट बोलते हैं। इसको छोड़ के जितने वो वार्म करंट हो जाएंगे। तो होता ये कि आप ज़्यादातर जो डेजर्ट देखेंगे, रेगिस्तान देखेंगे, वो वेस्टर्न साइड में देखेंगे, जैसे कि मोजावे सोनोरन डेजर्ट है यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे सूखा ड्राइएस्ट डेजर्ट एटकामा डेजर्ट, यहाँ पे नामीब और कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट है। तो ज़्यादातर वेस्टर्न साइड में है, और वहाँ पे हर जगह आप देखिए ठंडा करंट है, क्योंकि जब यहाँ पे हवा चलती है तो हवा ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवा की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। और जहाँ पे गर्म महासागरीय जलधारा और ठंडी महासागरीय जलधारा यानी कि वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं, वो क्रिएट करते हैं वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग जोन्स, जहाँ पे मछली पालन एकदम कायदे का हो सकता है। ओयाशियो, क्यूरोशियो मिल रहे हैं यहाँ लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में जगह है, न्यू फाउंडलैंड, वहाँ पे मिलते हैं ये। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हैं कि ये होता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, तो कि पैंटागोनिया भी एक डेजर्ट है, भले वेस्टर्न साइड में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ठंडा करंट है जिसका नाम है फाकलैंड, FAL। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, FALKLAND। क्लियर है ये चीज़? मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, लेकिन क्या आपको समझ में है कि कैसा सवाल पूछेगा कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, और जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। यानी बहुत ज़्यादा आपका क्या मतलब कि हम फॉगी कंडीशंस होती हैं, धुंधली कंडीशन, जिसकी वजह से शिप्स के रुकने के लिए, हार्बर करने के लिए बहुत ही बेकार साइट होती हैं ये। तो इसीलिए ऐसी साइट को ग्रेव यार्ड ऑफ शिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रेव यार्ड ऑफ शिप के नाम से भी जानते हैं ऐसी साइट को। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट विच हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,8,7। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। हीलियम है, क्लोरीन है, कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। जल्दी से बताइए 2,8,7। अब भाई 7 ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कैसे क्या होगा, हेलोजन होगा। तो कौन सा हेलोजन जरा बताइए जल्दी से। तो हेलोजन होगा आपका क्लोरीन। ठीक है, कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के तो 2 एटॉमिक नंबर होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है ना कि कोई भी एलिमेंट होता है, मान लेते हैं X है, तो उसका जो ये एटॉमिक नंबर होता है जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वही होता है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये जो मास नंबर होता है, ये क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर? अब 2,8,7 किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन जो है ये इसके 2 आइसोटोप होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर यानी सेम परमाणु क्रमांक होगा और डिफरेंट परमाणु भार यानी कि डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। ये 2 क्लोरीन के कौन से, आपको बताना है कौन से होते हैं आपके आइसोटोप। तो ये होते हैं 17Cl35 और 17Cl37। ठीक है, और ये किस रेशियो में होते हैं, किस अनुपात में होते हैं, 3:1 के रेशियो में होते हैं, 3 और 1 के अनुपात में होते हैं। ये ध्यान रखिएगा इसको, क्लोरीन के जो समस्थानिक होते हैं वो किस रेशियो में होते हैं। अब क्योंकि आइसोटोप की बात आई है तो वो तो पढ़ेंगे, लेकिन हीलियम की डिस्कवरी किसने करी थी ये बता दीजिएगा ज़रा। आइसोटोप की अगर हम बात करें तो कमेंट बताइए, यूरेनियम के आइसोटोप को कहाँ यूज़ करते हैं, आयोडीन के आइसोटोप को कहाँ यूज़ करते हैं, और कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, कार्बन के आइसोटोप का यूज़ कहाँ करते हैं, कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। तो पहले तो इस सवाल का उत्तर बता देना, भूल ना जाएं। हीलियम की अगर बात करेंगे तो पीर जैनसन, ठीक है, पीर जैनसन प्लस नॉर्मन लॉकियर ने करी थी। ध्यान ये रखना है, नॉर्मन लॉकियर ने करी थी कि जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस कौन सी हैं, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ये हैं हमारी इनर्ट गैसेस। हीलियम की डिस्कवरी बता दी। बाकी जितनी हैं उन सब में एक नाम कॉमन मिलेगा, वो है विलियम रैमसे का। ठीक है, इस पूरे ग्रुप के 18th ग्रुप या 0th ग्रुप के नाम से जानते हैं, 18th, 8A और 0th।
ठीक है। यूरेनियम के आइसोटोप की अगर बात करेंगे तो इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं इसको, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। आयोडीन की अगर बात करेंगे तो इसको गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं घेंगा रोग में। कोबाल्ट के अगर की बात करें तो इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और कार्बन 14 की अगर बात करें तो इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग मतलब किसी रॉक की एज निकालनी है, इस तरह से। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। आइसोटोप क्यों? क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक मास है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटीन नहीं प्रोटियम होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो इसमें से जो ट्राइटियम है ना, ट्राइटियम ये होता है रेडियो एक्टिव, ये होता है आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। इसी तरह आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोप का जस्ट उल्टा होते हैं, सेम एटॉमिक मास होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। और आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोन होता है जिनमें सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है, सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा डालते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे सॉरी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। सर हाइड्रोजन की डिस्कवरी, हाइड्रोजन की हेनरी कैवेंडिश ने करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने करी थी हाइड्रोजन की डिस्कवरी, ठीक। और हाइड्रोजन हमारा ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, ठीक है, 1A। एंटी वायरस सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें, ये पूछ रहा है आपसे। XML है, माइक्रोसॉफ्ट है, नॉर्टन है या गूगल है। सर सिर्फ कार्बन ही डेट कर रहा है, हम तो सिर्फ पेपर देने आए हैं। अच्छा, नॉर्टन सही है। नॉर्टन बिल्कुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आप में से कुछ लोगों ने या फिर काफ़ी लोगों ने हो सकता है यूज़ भी किया हो। नॉर्टन के अलावा और भी होते हैं, जैसे मैकेफी होता है ना, मैकेफी आई थिंक जो विंडोज़ का लैपटॉप वगैरह लो तो उसमें इनबिल्ट देते हैं। पांडा हो गया, ये सब आते हैं। XML क्या है, XML इज़ योर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल एक सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं। द पोंगल बर्ड काउंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, MP, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। पोंगल बर्ड काउंट, अब पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तो पोंगल है तमिलनाडु का फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी। पोंगल का मतलब क्या होता है अगर पूछ ले तो इसका मतलब टू बॉयल होता है, किसी चीज़ को उबालना। इसमें क्या होता है कि खीर बनती है एक तरह से, और खीर जो है उबलती उबलती और जो चीज पार्ट बाहर गिरता है उसको एज अ प्रसाद चढ़ाया जाता है इसमें। पोंगल बर्ड काउंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था कि आप पोंगल के दिन बाहर निकलेंगे और काउंट करेंगे आपने कितनी नंबर ऑफ बर्ड्स को देखा। तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का मैंने कल आपको न्यू ईयर फेस्टिवल बताया था, क्या है? पुथांडु, पुथांडु है। आंध्रा का न्यू ईयर फेस्टिवल क्या है? उगाड़ी, आंध्रा और कर्नाटक का। विशु कहाँ का है? गुड़ी पड़वा कहाँ का है? पहला बैसाख कहाँ का है? तो भाई विशु कहाँ का है? केरल का है। पहला बैसाख आपका क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल का है। और गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। एक बार पूछ लिया था कि गुड़ी पड़वा में गुड़ी का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है विक्ट्री। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ सभी को? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं सर? हाँ नहीं, विशु बिल्कुल इस बार पूछा था आपके सीजीएल एग्जाम में, और उसमें केरल ऑप्शन में नहीं था। कल भी बात मैंने आपको बताई थी, केरल के साथ साथ ऐसा था केरल प्लस तमिलनाडु, केरल प्लस कर्नाटक, तो आंसर वॉज केरल प्लस तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभी अगला क्वेश्चन 10th। What do the words Aus, Aman and Boro signify in the context of agricultural calendar in India? भारत में कृषि कैलेंडर के संदर्भ में औस, अमन और बोरो शब्द क्या दर्शाते हैं? तो क्या दर्शाते हैं? तो ये होते हैं आपके टाइप, अच्छा स्टार मार्क भी लगा हुआ क्या? टाइप ऑफ सीजन ऑफ सोइंग राइस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है, ये सीजन्स होते हैं किसके? राइस के, चावल के। औस, अमन और बोरो, कमेंट में आप बताइए राइस किस तरह की फसल है? राबी है, खरीफ है, फिर जैद है। कितनी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है इसको? ठीक है, तो रबी, खरीफ और जैद के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं कि रबी फसलें कौन होती हैं, खरीफ फसलें कौन होती है और जैद फसलें कौन होती है, कब बुवाई होती है, कब कटाई होती है, एंड एवरीथिंग।
तो रबी की अगर बात करें तो इसको हम विंटर क्रॉप के नाम से जानते हैं। फिर खरीफ से क्यों ना शुरू कर लें, जब बारिश आती है तो बारिश रफली पूरे इंडिया में जुलाई तक आ जाती है और जुलाई में इसका बुआई का टाइम होता है, इसीलिए इसको मॉनसून क्रॉप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मॉनसून क्रॉप से, मॉनसून फसल के नाम से जानते हैं। और जुलाई के टाइम पे बुआई होती है और अक्टूबर के टाइम पे कटाई हो जाती है। और अक्टूबर के टाइम पे जब कटाई होती है तो अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाती है रबी की, और कटाई होती है इसकी अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, ये क्योंकि सर्दियों के टाइम पे होती है तो विंटर क्रॉपिंग सीजन बोलते हैं। और ज़्यादा काफ़ी शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन। अब देखिए अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, जुलाई पे इसकी बुआई हो रही है। दैट मीन्स कि जो मई और जून का टाइम है, ये इसको जायद क्रॉपिंग सीज़न बोला जाता है। एंड ये जो मई जून का टाइम है, यहाँ पे फॉडर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, चारा वाली फसलों को, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ग्रो किया जाता है। किसमें? जायद, जो हमारा शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है। रबी की अगर बात करेंगे तो मस्टर्ड, लिनसीड, रेपसीड, वीट यानी गेहूँ। कमेंट बताइए रबी फसल के लिए कौन सी टाइप की रेनफॉल बड़ी अच्छी मानी जाती है, कौन सी टाइप की? ठीक है, तो ये है मस्टर्ड हो गया, ठीक है, वीट, बार्ले, ये सब होते हैं आपके रबी फसल। खरीफ की अगर बात करें तो पैडी मतलब वही धान, मतलब चावल, तो ये हो गया आपका। और क्या हो जाएगा? और आपके जैसे कि मेज़ हो गया, और इसके अलावा आपका खरीफ की अगर बात करें तो ग्राउंडनट यानी कि जिसको मूंगफली बोलते हैं, ग्राउंडनट, कॉटन यानी कि कपास, ये सब हमारे होते हैं खरीफ फसलें। और जायद में तो मैंने बता ही दिया। रबी के लिए जो विंटर्स की रेनफॉल होती है, कब? जो सर्दियों की रेनफॉल होती है ना, वो बड़ी अच्छी मानी जाती है। सर्दियों की रेनफॉल कौन सी? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, तो यहाँ से जो तेज़ स्पीड में विंड ब्लो करती हैं, जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं, जो अपर ट्रोपोस्फियर में यानी कि ऊपरी क्षोभ मंडल में बहने वाली तेज़ हवाएं हैं, तो वो क्या करती हैं, यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को, पश्चिमी विक्षोभ को लाती हैं और भारत के, इंडिया के नदर्न पार्ट में जो है बारिश क्रिएट करती हैं। राजस्थान में इनको मावठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मावठ के नाम से जाना जाता है इनको। क्लियर इतनी चीज़। अगला है, इन विच कंट्री इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? ठीक है, सर शुगर केन दीक्षा सिंह, शुगर केन ये एक ऐसा नहीं कि रबी में ग्रो की जाती है फिर खरीफ में, ये एक पूरी साल, जिसको वार्षिक हम बोलते हैं, साल भर उसको किया जाता है। सर आपको इतना सब कैसे याद रहता है? चलो याद रहे, होता है, बार रोज पढ़ाते हैं तो यार याद तो रहेगा ही, सिंपल सी बात है। इन विच कंट्रीज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड? तो एडीबी मुख्यालय किस, कहाँ है इस एडीबी का? तो ये है फिलीपींस के मनीला में। और कमेंट में बताइए कि फिलीपींस में साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं, चक्रवात को किस नाम से जानते हैं फिलीपींस में? ठीक है, और ज़रा बताइए कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो अगर हम बात करेंगे कि फिलीपींस में, चलो पहले वो देख लेंगे। सार्क की अगर बात करें तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे ना, तो ये काठमांडू, नेपाल की जो कैपिटल है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में है। और बीमस्टेक की अगर बात करें तो बीमस्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। देखो जो सार्क है वो बना था ढाका, बांग्लादेश में। लेट मी टेल यू, जो सार्क है वो ढाका, बांग्लादेश में ही बना था, लेकिन हेडक्वार्टर उसका काठमांडू, नेपाल में। ये हेडक्वार्टर ही इसका ढाका, बांग्लादेश में। कंट्रीज़ कौन सी हैं बीमस्टेक की? भूटान, इससे याद करो, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और इस ईसी की जगह एनबी कर लो, न्यू बैलेंस नहीं, नेपाल और भूटान। समझ गए? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। बीमस्टेक का फुल फॉर्म होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसमें ये मत समझना बी का मतलब बांग्लादेश, आई का, वो याद करने के लिए हम उसको इस तरह से रिलेट करते हैं। फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
ठीक है। अब साइक्लोन के डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा अभी फिलीपींस में, तो ये फिलीपींस कहाँ पड़ता है? साउथ चाइना सी बोल लो या फिर वेस्टर्न पैसिफिक बोल लो, या फिर वेस्टर्न पैसिफिक बोल लो आप। तो यहाँ पे इसको जानते हैं हम किस नाम से? टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है, टाइफून के नाम से जानते हैं। अटलांटिक ओशन में किस नाम से जानते हैं जरा बताइए? अटलांटिक महासागर में किस नाम से जानते हैं? देन ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन रिसेंटली पूछे हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि रेलवे में धर सकता है आपके लिए, ठीक है। तो अटलांटिक की अगर बात करें तो यहाँ इसको जानते हैं हरिकेन के नाम से। और ये शायद मैंने आपको बात बताई हुई कि अगले वीक से मैं कुछ बड़े बड़े लेक्चर प्लान कर रहा हूँ आपके रेलवे के लिए। ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं इसको विल्ली के नाम से, और इंडिया में इसको साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। हु लेड दी एयर स्ट्राइक इन 1974? 1947 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, जेपी नारायण, एसपी मुखर्जी या फिर मोरारजी देसाई? लिंक ऑफ ऐप फॉर आईफोन वॉज नॉट शेयर्ड व्हेन आई मैसेज ऑन दी। आपने अभी मैसेज किया होगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले चल रहा है मैसेजेस को करने में। आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, आप चिंता न करिए, जल्दी आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है। और जब मिल जाएगा तो आप को व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा, तो इस वजह से घबराएं नहीं, सारी चीज़ें सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रेलवे स्ट्राइक 1974 में किसने लीड की थी? जयप्रकाश नारायण? बिल्कुल नहीं, आंसर है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी ने बनाई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये बनाई गई थी 1934 में, 1934 में। और उसमें जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नारायण देव थे, और कौन थे? जयप्रकाश, आचार्य नारायण देव, और क्या नाम लिया था यार, अभी मैंने खुद ही दिमाग से चला गया मेरे। जयप्रकाश, आचार्य, हाँ, मीनू मसानी, ठीक है, मीनू मसानी। 1936 में, 1936 में भी एक आपकी पार्टी बनी थी, क्या आप बता सकते हैं वो क्या पार्टी थी? तो इट वॉज ऑल इंडिया किसान सभा, AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी 1936 में। इसको बनाया था सहजानंद सरस्वती ने, सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। 13th और बाकी तो यार ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर ही सकते हो कि भारत में पहली रेलवे मतलब रेल लाइन कब बिछी थी? 1853 में, बॉम्बे से थाने के बीच में वो बिछी थी। और इसकी डिस्टेंस कितनी थी बॉम्बे से थाने के बीच में जो ट्रेन चली थी? गरीबी हटाओ जो नारा है, ये किस राजनीतिक नेता द्वारा दिया गया था? गरीबी हटाओ। मोरारजी देसाई, कामराज, कर्पूरी ठाकुर या फिर इंदिरा गांधी? तो कर्पूरी ठाकुर तो आपको पता है बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया पोस्टमसली। आंसर होगा मोरारजी देसाई भी नहीं होगा, मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न मिला है इस बार, ठीक है। 1991 में इस समय जब LPG रिफॉर्म्स भारत में आए थे, लिबरलाइजेशन प्राइवेट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी वो PV नरसिम्हा राव थे वो तो, आई एम रियली सॉरी, मोरारजी देसाई नहीं, वो PV नरसिम्हा राव से मैंने गलती से वो समझ लिया मैंने। PV नरसिम्हा राव को जो है भारत रत्न मिला, और वो LPG रिफॉर्म्स के टाइम पे आपके प्राइम मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो ये तो रफली आई थिंक 1977 से लेकर 79, जब हमारा 4th 5 ईयर प्लान, लेट मी टेल यू, पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56 तक था, दूसरा वाला 1956 से लेकर 61 तक था, तीसरा वाला 61 से लेकर 66 तक था, और फिर 66 से लेकर 69 तक हॉलीडे हो गई, फिर 69 से लेकर 74 तक चौथा था, पाँचवा था 74 से लेकर 78 तक, ठीक, 74 से लेकर 78 तक। लेकिन 78 तक ही क्यों था, 79 तक क्यों नहीं था? क्योंकि तो 5 ईयर प्लान है, 5 साल होना चाहिए। 4 साल इसलिए था बिकॉज सरकार बदल गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, और इन्होंने 5 ईयर प्लान को इसी टाइम पे ख़त्म कर दिया था, और यहाँ पे ये ले आए थे रोलिंग प्लान, ठीक है। तो रोलिंग प्लान आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान आ गए थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने दिया। किस 5 ईयर प्लान, किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पे दिया, कोई बता सकता है? तो ये पंचवर्षीय, हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्लास नोट्स जल्दी आ जाएगा। आरुषि स्पैम मत करो, क्या है आरुषि, क्यों स्पैम कर रही हैं? क्लियर है? तो ये 5th 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है, फिर प्लान हॉलीडे आ गया था,
ये प्लान हॉलीडे आ गई, ये आपका चौथा है और ये पांचवा है, 5th 5 ईयर प्लान है, पांचवी पंचवर्षीय योजना है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बेस्ड थी? इट वाज बेस्ड ऑन डीपी धर मॉडल। ठीक है, डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था ये मिनिमम नीड्स अप्रोच मॉडल पे बेस्ड था, मिनिमम नीड्स अप्रोच। और इसमें जो टारगेट रखा गया था वो 4.4% का था, अचीव कितना किया था? 4.8%। जरा आप बता दीजिए 4th 5 ईयर प्लान का गोल क्या था? और कल हम लोगों ने 2nd 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा था जिसका कि गोल क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से औद्योगिकरण करना था। और 2nd 5 ईयर प्लान किसके मॉडल पे बेस्ड था? तो ये बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल पे, है ना। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था तो 3 स्टील प्लांट सेटअप हुए थे। राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में। किसकी हेल्प से केला खाया था? जर्मनी। दुर्गा जी की पूजा करी थी वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। किसकी हेल्प से? यूके। और भिलाई में पिलाई करी थी किसकी? यूएसए की। किसके साथ मिलकर? यूएसएसआर। तो भिलाई छत्तीसगढ़ और यूएसएसआर की हेल्प से उसको स्टैब्लिश किए थे। तो 3 स्टील प्लांट सेटअप हुए थे, इनॉग्रेट किए थे पहले देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 1959 में, 1959 में। और 4th की अगर बात करें तो इसका टारगेट था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि 3rd 5 ईयर प्लान वॉज एन अटर फेलियर। तो इतना भयंकर जब फेल हुआ तो हमें समझ में आई कि भाई ग्रोथ तो चाहिए लेकिन स्टेबल ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ चाहिए। नेम द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 हाफ्स। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लेती है। डुअल फिजन, बाइनरी फिजन, सिंगुलर फिजन या फिर मल्टीपल फिजन। तो इसको हम एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे सिंगल पेरेंट की नीड होती है, या तो मदर या तो फादर। कमेंट में ये बताएं कि जो इसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें, और जिससे प्रोड्यूस हुआ, मान लो जैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में बडिंग, जिसको हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। बडिंग से क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब ये जो बड बना, बड़ा होगा, हाइड्रा बन जाएगा। तो ये जो इसका बच्चा बना, ऑफस्प्रिंग बना, और इसके बीच में पेरेंट जो था, ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे मदर और फादर 2 होते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। जल्दी से बताइए। तो 2 हाफ्स में जो डिवाइड होता है उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। और ये जो होता है, जैसे कि हमारा जो अमीबा होता है उसमें होता है, अमीबा लेशमैनिया में होता है। और अमीबा में कौन सा फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये भी बताइएगा, कल मैंने आपको बताया था। और लेशमैनिया जो कि प्रोटोजोआ होता है, इससे कौन सी बीमारी होती है? मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। ठीक है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम में कौन सा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? हाँ, प्लाज्मोडियम में। तो अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे अंदर ही अंदर खाना पचवच जाता है। लेशमैनिया, तो लेशमैनिया में बाइनरी फिजन तो होता है लेकिन एक सिमेट्री के अलॉन्ग होता है। और इससे क्या होता है? इससे होता है हमारा काला आजार, जिससे कि एनलार्ज्ड स्प्लीन हो जाता है, बड़ा सा स्प्लीन हो जाता है। और जो ट्रिपैनोसोमा करके प्रोटोजोआ होता है उससे कौन सी डिजीज़ होती है? स्लीपिंग सिकनेस। कैरियर कौन होता है? सेसे फ्लाइज। काला आजार में कौन कैरियर होता है? सैंड फ्लाई। ये सब पढ़ चुके हैं। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं, कल पढ़ाए थे। 29 अप्रैल को डांस दिवस मनाते हैं, कल पढ़ा था। 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को बना था। 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिसका हेडक्वार्टर WHO, WTO, WMO, इन सब का हेडक्वार्टर ILO जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है इन सब का। और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो सिंचोना नाम का ट्री होता है, ठीक है, उसकी छाल से बनाई जाती क्विनाइन नाम की दवा मलेरिया के लिए। और मलेरिया का कैरियर कौन सा मस्कीटो होता है? कौन सा मच्छर होता है जो मलेरिया के प्रोटोजोआ को कैरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर? ये बताना आपको। रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेज इन ट्रोपोस्फियर, यानी कि जिस दर से क्षोभ मंडल में तापमान गिरता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ मैं आपसे और पूछता हूँ, और मैंने क्या पूछा था? हाँ, तो ये आपका होता है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ प्लेनेरिया में कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लेनेरिया में? देन बताइएगा कि जो स्पाइरोगैरा होता है उसमें कौन सा होता है? स्पाइरोगैरा में कौन सा होता है? स्पाइरोगैरा क्या होता है?
तो ट्रोपोस्फियर में जिस रेट से टेम्परेचर गिरता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, ठीक है, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, और आज थोड़े से क्वेश्चंस कम हैं, ठीक है, आज क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं, ठीक है, आई थिंक 20 क्वेश्चंस हैं आज हम लोगों के, ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए। तो ये हमारी अर्थ है, ठीक। अर्थ में डिफरेंट लेयर्स हैं और उन डिफरेंट लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो एनवेलप ऑफ गैसेज उसी को तो हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है कि नहीं? उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एनवेलप ऑफ गैसेज है। और एटमॉस्फेयर टिका क्यों हुआ है अर्थ में? तो सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, ठीक है, दूसरी होती है समताप मंडल। तीसरी होती है मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल, ठीक है, और आखिरी होती है थर्मोस्फियर, ठीक है, जिसको कि आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, आयन मंडल। अब जो ट्रोपोस्फियर होती है इसके रिगार्डिंग क्या क्या खासियत है? तो ट्रोपोस्फियर में ध्यान रखिएगा कि सारी मौसमी घटनाएं, दैट इज ऑल वेदर फिनोमिना, ठीक है, ऑल वेदर फिनोमिना, ये होता है सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। प्लस ट्रोपोस्फियर को ध्यान रखिएगा कि इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, एवरेज हाइट कितनी होती है? तो एवरेज हाइट होती है इसकी 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर तक है। पोल्स में यानी कि ध्रुवों पे थोड़ी कम होती है, 8 किलोमीटर होती है। इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर होती है, ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऊंचे तक कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं। ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है और जिस रेट से घटता है उसको हम लैप्स रेट यानी कि लैप्स दर बोलते हैं। और ये लैप्स रेट है कितनी? हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान कम होता है। या फिर इसी को हम बोल देते हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, ठीक है। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में जब, और यहाँ पे गैसेस का कॉम्पोजिशन क्या होता है? नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, CO2 कितनी होती है, जरा बताएंगे कमेंट में, ऑर्गन कितनी होती है, ठीक है। और यहीं पे ही अभी हम जानेंगे कि क्यों टेम्परेचर घटता है, ठीक है। सर आपके पढ़ाने के तरीके से प्यार हो गया है, अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं उससे भी हो जाए, है ना, क्वेश्चन आना ये आपका। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर बात करें, समताप मंडल, तो ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और इसकी हाइट जाती है 50 किलोमीटर तक। और रफली 35 किलोमीटर की यहाँ पे हाइट में हमें देखने को मिलती है ओजोन लेयर। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, तो जितने भी आपके एयरप्लेन हैं, जेट प्लेन है, वो सब यहीं पे उड़ते हैं। कहाँ पे? समताप मंडल में। ऊपर जाने में तापमान बढ़ता है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन लेयर की थिकनेस डॉबसन यूनिट में मापते हैं। और ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। मेसोस्फीयर मध्य मंडल, यहाँ पे आपके जो मेटियोराइट हैं, जो उल्का पिंड है, वो ख़त्म हो जाते हैं आके, मेटियोराइट एंड यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और ये सबसे आपकी कोल्डेस्ट लेयर है, ठंडी लेयर। और ये आयनोस्फीयर के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे आयंस देखने को मिलते हैं और यहीं से आपकी रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। रेडियो जो तरंगे हैं वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। और नाइट्रोजन होती है 78%, 78%, ऑक्सीजन 21%, ये 0.037%, और ऑर्गन होती है 0.9%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन अ प्लांट फ्रॉम इट्स रूट्स टू लीव्स? तो कौन सा टिश्यू होता है जो रूट से लेकर लीव्स तक वो ट्रांसपोर्ट करता है? बिल्कुल 78%, ज्ञानेंद्र तिवारी बिल्कुल सही है, इतना डाउट में क्यों? तो देखो, हमारे जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ना, यहाँ पे बताते हैं आपको, यहीं पे जो प्लांट टिश्यू होते हैं, जो पादप के ऊतक होते हैं, ऊतक क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट। इनको बोलते हैं विभज्योतक ऊतक, इनको स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं, इनमें वैक्यूल नहीं होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और इंटरकैलरी। इंटरकैलरी, एपिकल और इंटरकैलरी जो क्या करते हैं? हाइट बढ़ाते हैं, ये हाइट इंक्रीज करते हैं। लेटरल क्या है? विड्थ बढ़ाते हैं, गर्थ बढ़ाते हैं, गर्थ में प्रेजेंट होते हैं। गर्थ का मतलब ये होता है जैसे पेड़ है तो इसके साइड में प्रेजेंट होंगे, साइड में प्रेजेंट होंगे। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइड होना बंद हो जाता है तो ये कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, किसमें? परमानेंट टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है।
सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं, इसके 2 टाइप्स। और जो सिंपल परमानेंट होते हैं उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा फूड का स्टोरेज करता है, कॉलेन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेन रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी और टफनेस। और पैरेन क्या कर रहा था? पैरेन आपका स्टोरेज का काम कर रहा था। और पैरेन का ही बच्चे होते हैं 2, क्लोरेन और एरेन। पैरेन के 2 बच्चे होते हैं, क्लोरेन जो कि खाना का बनाने में इन्वॉल्व, क्लोरोफिल होता है तो खाना वाना बनाएगा, और एरेनकाइमा। एरेनकाइमा मतलब एयरी स्पेसेस होते हैं, तो ये प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं। तो आंसर वुड बी हेयर। अच्छा ठीक है, तो सिंपल ये हो गया। कॉम्प्लेक्स के 2 प्रकार होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है जाइलम और फ्लोएम। तो आंसर क्या होगा? जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट, जाइलम जल और फ्लोएम फल। तो जाइलम यानी कि आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फल यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। इन दोनों में से कौन सा 2 वे होता है? 2 वे होता है। जाइलम के पार्ट्स याद रखिएगा कि जाइलम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जाइलम के प्रकार होते हैं जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकाइड, ठीक है, जाइलम वेसल। फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर, ठीक है, और सीव प्लेट, कंपेनियन सेल, ठीक है, सीव प्लेट हो गया, कंपेनियन सेल हो गई, और जाइलम फाइबर। ध्यान ये रखना है कि जाइलम फाइबर, सॉरी, जाइलम पैरेनकाइमा भी एक पार्ट होता है इसका, जाइलम पैरेनकाइमा। तो जाइलम पैरेनकाइमा जो लिविंग होता है, इसको छोड़ के सारे पार्ट जाइलम के डेड होते हैं। और फ्लोएम फाइबर, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर डेड होता है, इसको छोड़ के सारे फ्लोएम के पार्ट लिविंग होते हैं। जाइलम और फ्लोएम में फ्लोएम आपका 2 वे होता है, जाइलम आपका 1 वे होता है, क्योंकि पानी तो नीचे से ऊपर ही आ सकता है रूट्स के थ्रू। लेकिन फ्लोएम यानी जहाँ खाना कहाँ बनता है, खाना वहाँ बनता है जहाँ ग्रीन पार्ट होता है। तो ग्रीन पार्ट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो खाना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों जगह जा सकता है। क्लियर है? प्लास्टिड किस में आते हैं सर? सर जी, जो प्लास्टिड होते हैं वो सेल ऑर्गेनली होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड सेल ऑर्गेनली होते हैं, जिसमें कि आपका मेन पूरा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, जिसमें क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और वहीं पे ही पूरा क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, ठीक है। पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हाइट में जो हेल्प करते हैं एपिकल और इंटर कैलरी होते हैं, जो हाइट में हेल्प करते हैं वो एपिकल और इंटर कैलरी होते हैं, जो विड्थ बढ़ाते हैं वो लेटरल। परमानेंट वो होते हैं जो ग्रो करना बंद किए कर दिए, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो पैरेनकाइमा स्टोरेज, कॉलेन फ्लेक्सिबिलिटी, स्क्लेरेन रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है। 17th पे आते हैं, दैट इज हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो ओजोन को तो यार अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, O3 इसका फॉर्मूला होता है। और अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, O3। और इसलिए ओजोन कैसा हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब 3 एटम से मिलके ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि आपसे मैं पूछूं फॉस्फोरस कैसा है, फॉस्फोरस कैसा है, सल्फर कैसा है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, कैसा है? तो फॉस्फोरस को लिखते हैं P4, तो कैसा होगा ये होगा टेट्रा एटॉमिक। सल्फर क्या है? सल्फर S8 ऑक्टा एटॉमिक, या फिर इसी को बोलते हैं पॉली एटॉमिक। समझ में आई बात? तो टेट्रा एटॉमिक हो गया P4 फॉस्फोरस, ऑक्टा एटॉमिक है लेकिन हम इसको पॉली एटॉमिक बोल देते हैं 5 के बाद। जैसे सिंपल होता है, इसका मतलब ये होता है कितने एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना। जैसे CO2 है, जैसे H2O है, तो कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी दोनों में 3 एटम, तो इनको ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। इसी को एटॉमिसिटी या फिर परमाणुता बोलते हैं। जरा बताओ क्लोरीन क्या है? जरा बताओ जितनी भी हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं वो सारी क्या हैं? बस ये बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन इनिशिएट इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन इन बेयर रॉक्स? निम्नलिखित में से कौन सा जीव नंगे चट्टानों पर भी परिस्थिति अनुक्रम आरंभ कर सकता है? ट्राई नहीं, टेट्रा होगा, ठीक है। क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो ये डाई एटॉमिक हो जाएगा, क्योंकि Cl2 लिखते हैं, क्योंकि Cl2 लिखते हैं इसलिए। और इनर्ट गैस की जब हम बात करते हैं तो इनर्ट गैस मतलब वही हेमा नेहा और करीना जीती रहना, तो ये आपकी मोनो एटॉमिक होती हैं। जैसे हीलियम को He2 कभी लिखा देखा है? नहीं, He, Ne, Ar, Kr इस तरह से लिखते हैं, तो ये मोनो एटॉमिक होती हैं। अब यहीं पे जरा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी मैं बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा डीप में, लेकिन
ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप अच्छे से इसको, नहीं तो हम अगले लेक्चर में डील कर लेंगे इसको। वैलेंसी को बोलते हैं पर संयोजकता। वैलेंसी का डेफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। जैसे कि क्लोरीन का भी पीछे क्वेश्चन एक आया था कि क्लोरीन का ये पूछा था 2 8 7, ये किसका होता है? 17 एटॉमिक नंबर हो गया, किसका होता है? क्लोरीन का। तो भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। चलो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ इसको डीप में, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज़ होती है? इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है जहाँ पे इकोलॉजी चेंज हो रही हो। जैसे कि चेंज 2 तरह से होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 तरह का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो बेयर रॉक से स्टार्ट होता है, नंगी चट्टान हम बोल सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है, बेयर रॉक से। ठीक है, बेयर रॉक से स्टार्ट होता है, और जब बेयर रॉक से स्टार्ट होता है कुछ था ही नहीं, तो मतलब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, वहाँ से धीरे 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 क्या होता है, पेड़ पौधा बनना चालू होता है और पूरा यहाँ पे फ्लोरा और फौना यहाँ पे पूरा डेवलप हो जाता है, घास वास। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी का मतलब होता है कि वहाँ पे पहले से कुछ था, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ था, लेकिन वो सब हट गया और उसकी जगह कुछ किसी और ने ले ली, किसी और सक्सेशन ने, मतलब किसी और इकोलॉजी ने ले ली। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ये तुरंत हो जाता है, क्यों? क्योंकि उस सॉइल पे कभी कुछ था। यहाँ क्या चट्टान वट्टान थी, चट्टान को पहले चट्टान की वेदरिंग हुई होगी, उस रॉक की वेदरिंग हुई होगी। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, यानी कि जो चट्टान होती है जब वो टूट जाती है वहीं पे पड़े पड़े, इसीलिए इसको इन सितु प्रोसेस बोलते हैं। इन सितु मतलब जहाँ पे थी वहीं पे टूट गई, तो इसको वेदरिंग बोलते हैं। और जब टूट जाती है तो धीरे 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 क्या होती है, सॉइल पे मिक्स हो गई और धीरे धीरे सॉइल बनी और उसमें चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हुई। वेदरिंग भी 3 तरह की होती है, मैकेनिकल और फिर मैकेनिकल होती है और बायोलॉजिकल होती है और केमिकल होती है। ठीक है, खैर, तो अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब, ध्यान से समझिए कि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ था, तो जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं ऐसी कम्युनिटी को सीरल कम्युनिटी बोलते हैं। सीरल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे चट्टान थी, कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, यहाँ पेड़ पौधे कुछ थे, लेकिन उसकी जगह किसी और तरह के पेड़ पौधे और किसी तरह के दूसरे जानवरों ने ले ली। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट चीज़ें हो रही हैं उसको सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं। जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जाके उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लियर? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका लाइचेंस। जो लिचेंस होते हैं, लिचेंस किसके बीच की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं? ये एल्गे और फंगस के बीच में। ठीक है, शैवाल और कवक। अब शैवाल से मुझे याद आया कि मैंने तुमसे पूछा था, शैवाल से मुझे याद आया कि मैंने तुमसे पूछा था कि इनमें कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लेनेरिया में होता है फ्रैगमेंटेशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पाइरोगैरा में होता है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि एक तरह का एल्गे है। किस तरह का एल्गे है ये? प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन। और स्पाइरोगैरा एक तरह का ग्रीन एल्गे है। ग्रीन एल्गे के और क्या एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास, क्लैडोफोरा। ग्रीन एल्गे को बोलते हैं हम क्लोरोफाइके के नाम से जानते हैं, क्लोरोफाइके। ठीक है, तो लिचेन इन दोनों के बीच रिलेशनशिप होता है, और लिचेन जो है हमें एयर पोल्यूशन को लेके पहले ही चेता देता है। अगर एयर पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो लिचेन अपना कलर चेंज कर लेता है। लिचेन से ही लिटमस पेपर बनता है, लिचेन से ही लिटमस पेपर बनता है, जो कि ब्लू से रेड हो जाता है एसिड के प्रेजेंस के में, और रेड से ब्लू हो जाता है बेस के प्रेजेंस में, यानी कि क्षार के प्रेजेंस में है। ठीक है, क्लियर थी चीज़? लिली जो होता है किस तरह का फूल होता है? मोनाइशियस होता है या फिर यूनिसेक्सुअल होता है? बताइए जल्दी से। मोनाइशियस होता है फिर यूनिसेक्सुअल होता है। इन विच रिवर इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली लोकेटेड? तो मजूली कहाँ पर लोकेटेड है? इंडस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, फिर नन ऑफ द अबव। तो मजूली आइलैंड जो है ये ब्रह्मपुत्रा में लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे कहाँ पे है? मजूली। तो मजूली इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। हमें पता है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो ठीक है, ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, कैलाश
मानसरोवर से निकलती है इस तरह से, और कैलाश मानसरोवर में एक ग्लेशियर से निकलती है जिसको कि हम जानते हैं अंगसी ग्लेशियर के नाम से, अंगसी बोलते हैं, या फिर इसी को ही हम चेमायुंग दुंग ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, चेमायुंग दुंग ग्लेशियर। देन ये इस तरह से ढुबरी असम में इस तरह से नामचा बरवा में यू टर्न मारती है, इंडिया में एंटर करती है, जहाँ पे इसका नाम सियांग पड़ जाता है, देन इसका नाम दिहांग पड़ जाता है, देन ये साउथवर्ड टर्न मारती है ढुबरी असम से, और यहाँ पे असम में इसका नाम और बांग्लादेश में चली जाती है, असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा, और यहीं पे एक आइलैंड बनाती है मजूली आइलैंड। राज्यसभा की हमारी एक सांसद हैं, ठीक है, कौन, सुधा मूर्ति जी, उन्होंने अभी मजूली आइलैंड का जिक्र भी किया था संसद में जो अपनी पहली स्पीच दी थी उसमें। और सुधा मूर्ति जी की कुछ बुक्स का नाम बताइए जल्दी से, सुधा मूर्ति जी के कुछ बुक्स का नाम आपको बताना है, क्लियर इतनी चीज़। और कुछ, लिली जो है ये मोनोइशियस, मोनोइशियस का मतलब होता है बाईसेक्सुअल, मोनोइशियस का मतलब होता है बाईसेक्सुअल, मोनोइशियस का मतलब बाईसेक्सुअल होता है, ठीक है। एंड द 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज दिस, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, फादर ऑफ स्पेस, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम किसको बोलते हैं, विक्रम सेठ, अनुज लाल, विक्रम साराभाई, या फिर आदित्य साराभाई। तो आप सभी को पता है विक्रम साराभाई, इन्हीं की वाइफ है मृणालिनी साराभाई, और इन्हीं की बेटी हैं मल्लिका साराभाई। ये किस पर्टिकुलर उससे हैं, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क सही है, डॉलर बहू बिल्कुल सही है, डॉलर बहू ज़्यादा पूछता है तो डॉलर भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो मृणालिनी जो सारा भाई हैं ये दोनों लोग एसोसिएटेड हैं, पहली बात तो कथकली से, ठीक है, कथकली से ये भी हैं और कथकली से ये भी हैं। मृणालिनी जो सारा भाई हैं वो कथकली के साथ साथ भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, सॉरी माय बैड, दोनों लोग भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं, भरतनाट्यम के साथ साथ ये कथकली से एसोसिएटेड हैं, और मल्लिका सारा भाई कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड हैं ये, ठीक है, भरतनाट्यम के अलावा। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है, और कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथकली केरल का क्लासिकल डांस है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। मल्लिका शेरावत, अच्छा, तुम्हें मल्लिका शेरावत याद आएंगे, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ें अभी, आई थिंक आखिरी क्वेश्चन। और एक चीज़ और, हाँ यहाँ ध्यान रखना, विक्रम साराभाई के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, उसको हम बोलते हैं पद्म विभूषण, ठीक है। ये मिला है इनको 1972 में, 1972 में मिला था इनको ये, ठीक है, 1972 में। चलो हाँ जी, और आपको पता है कि हमने जो अभी चंद्रयान 3 मिशन भेजा था उसके लैंडर का नाम विक्रम ही था, वो इन्हीं के नाम पे था, और रोवर का नाम क्या था कमेंट में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन, तो निम्नलिखित में से जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके तीसरे ट्रॉफिक स्तर पे क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर प्रोड्यूसर। तो फूड चेन में अगर हम बात करें एकदम बॉटम में होता है आपका प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ। ये मैं पूरा बता चुका हूँ, जरा एक बार कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या मैंने आपको बताया नहीं बताया है, जल्दी से बताइए भाई, क्या ये चीज़ मैंने आपको बताई है नहीं बताई है। मैंने आई होप फॉर श्योर मैंने बताई होगी है कि यहाँ पे आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, एंड टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। मैंने आपको पिरामिड बताएंगे सर, बताया बिल्कुल। तो अगर मैंने बताया है तो ज़रा ये बताइए कितना परसेंटेज एनर्जी का पिरामिड, मैंने बताया था एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है, बायोमास का पिरामिड, नंबर का पिरामिड ये कभी इन्वर्टेड हो भी सकते हैं, लेकिन एनर्जी क्योंकि नीचे से ऊपर हमेशा ही डिक्रीज करती है तो वो अपराइट ही बनता है। और हमें पता है कि 90% या उससे ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, यानी कि 10% मैक्सिमम एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है इकोलॉजिकल एक पिरामिड में, ठीक है सर, बताया आपने, हाँ ठीक है बताया, मुझे पता है मैंने बताया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि थर्ड में कौन बैठेगा, तो भाई पहले में तो ऑटोट्रॉफ यानी कि प्रोड्यूसर बैठेगा पहले में, देन आएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर, देन आएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल पे है, ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पूछ रहा है। अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड दिया किसने था ये, हु गेव द टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड, तो ये जो टर्म है ये दी थी चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन, एल्टन नाम ध्यान रखना है, चार्ल्स एल्टन ने,
ठीक है। और और बस, ठीक है। और ये कुछ याद तो आ रहा है, एकदम से दिमाग से जा रहा है, पता नहीं वो क्या था, अभी मैं एकदम से आया था। नहीं नहीं नहीं, चार्ल्स सिल्टन तो मैंने बता दिया, ये तो आया था। चलो अभी तो याद नहीं आ रहा है। बाकी हाँ, ध्यान रखना ये कि इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड में कौन सा दिया था, जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है, ठीक है, वो दिया था इन्होंने, क्योंकि इसमें कई सारे होते हैं ना, जैसे मैंने बताया एनर्जी का होता है, नंबर का, तो एनर्जी वाला, सॉरी, नंबर वाला उन्होंने दिया था। एनर्जी का लिंडेमैन थे, एक रेमंड लिंडेमैन, ठीक है, इन्होंने दिया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और अच्छा बता दीजिए, हु गेव द टर्म इकोलॉजी, हु गेव द टर्म इकोसिस्टम, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये किसको बोलते हैं। और देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड में लेके चीज़ें चल रहा हूँ, बिकॉज स्पीड में आपने करना होगा, अगर आप स्पीड में नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें काफ़ी पिछड़ जाएंगे। एक और क्वेश्चन करिए जल्दी से, एंड दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स इन कार्नेटिक क्लासिकल इज़ द सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ राग। तो क्या है सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन? कार्नेटिक। कार्नेटिक म्यूजिक मतलब कर्नाटक संगीत, जो संगीत केरल में, जो संगीत तमिलनाडु में, जो संगीत कर्नाटक में, जो संगीत आंध्रा में और तेलंगाना में होता है, उसी को ही हम बोलते हैं कहाँ, क्या, उसी को बोलते हैं कार्नेटिक म्यूज़िक। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं, और ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं, ये बता दो, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। तो इकोलॉजिकल, जो इकोलॉजी टर्म है, ये अर्नस्ट हैकल ने दिया था, और कब दिया था ये भी पूछता है, तो ये टर्म दिया था 1866, 1866 में। इकोसिस्टम जो टर्म है, ये तांसले ने दिया था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं रामदेव मिश्रा को, ठीक है, रामदेव मिश्रा को। और क्या बात है यहाँ पे, फादर, तो फादर बोलते हैं पुरंदर दास, पुरंदर दास। क्वीन हम बोलते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी को, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। और इनको और किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। और इनको भारत रत्न कब मिला था? क्योंकि ये पहली भारतीय म्यूजिशियन थी जिनको कि भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया था। और ट्रिनिटी में कौन आता है? ट्रिनिटी में 3 लोग आते हैं, 3, पी त्यागराज, एम दीक्षितर और श्याम शास्त्री, श्याम शास्त्री, ठीक है, श्याम कॉमन है ये, शास्त्री। इनको मिला था 1998 में, 1998 में भारत रत्न से नवाजा गया था। इनको जानते हैं अस्थाना विद्वान के नाम से। अस्थाना विद्वान मतलब, अस्थाना विद्वान का मतलब होता है रेजिडेंट आर्टिस्ट। कहाँ पे? तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में। तिरुपति जो हमारा मंदिर है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पे अभी के वहाँ के लड्डू पे कंट्रोवर्सी हुई थी, वहीं पे। तो अस्थाना नर्तकी के नाम से किसको जाना जाता है? जिनकी रिसेंट में ही कुछ 1.5-2 महीने पहले ही डेथ हुई है उनकी। क्या नाम है उनका? तो आंसर इसका गीतम होगा, ठीक है। तो उनका नाम क्या है जिनको अस्थाना नर्तकी के नाम से जानते हैं? अस्थाना नर्तकी का मतलब होता है रेजिडेंट नर्तकी, रेजिडेंट डांसर। ये है हमारी कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे एसोसिएटेड थी? कुचिपुडी से, यामिनी कृष्णमूर्ति। और किससे एसोसिएटेड थी यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुडी के अलावा? जो कि आंध्रा का क्लासिकल डांस है। कुचिपुडी एक गांव का नाम है, ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे। और ये चीज़ ध्यान रख, ये बताइए कि 1998 में तो इनको मिला, 1999 में किस म्यूजिशियन को मिला, और 2001 में किस म्यूजिशियन को भारत रत्न मिला। तो जब बात करें अगर भारत रत्न की, तो 1999 में पंडित रविशंकर, जो सितार वाले हैं, जिनको वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी, पहले भारतीय बने थे जिनको कि ग्रैमी मिला था, पंडित रविशंकर को। और माई लाइफ माई म्यूज़िक इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी एक एल्बम है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक सॉन्ग का नाम भी है, उसका नाम है फेयरवेल माई फ्रेंड, फेयरवेल माई फ्रेंड। जो एक सॉन्ग है किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का, सॉरी उनका, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक जीवनी है और पंडित रविशंकर का एक सॉन्ग है, एक गीत है। और अगर हम बात करें 2001 में, तो ये मिला था उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? डुमराव में हुआ था। और ये सहनाई वादक थे। और सहनाई में कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन्होंने रेड फोर्ट में आज़ादी के, जब हमारा 1947 में आज़ाद हुए थे, तब उन्होंने सहनाई बजाई थी। इनके नाम पे तेहरान ईरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी रखा हुआ है। और इनकी जो, अगर हम बात करें घराना, तो
ये जो बनारस घराना है उससे बिलोंग करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। रविशंकर जी की अगर बात करेंगे तो ये मैहर घराना से बिलोंग करते थे, जिसके फाउंडर कौन थे? जिसके फाउंडर थे अलाउद्दीन खान। ख़त्म कहानी। ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है व्हाट आर दी एलिफेंटा केव्स, वेयर आर दी एलिफेंटा केव्स सिचुएटेड, यानी एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ सिचुएटेड है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एंड फाइनली लेक्चर ख़त्म होता है। थोड़ा सा मैंने स्पीड में किया और अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, खासकर रेलवे स्टूडेंट के लिए। मुझे पता है मैं कंटिन्यू कुछ टाइम नहीं रह पाया, जैसे कि पिछले वीक आपके 3 लेक्चर होने चाहिए तो 2 हो पाए, और इस वीक भी 3 लेक्चर होने चाहिए लेकिन 2 ही हो पाएंगे। कल लिया था और आज लिया है वो, इसीलिए मैंने आज लिया है बिकॉज थोड़ा सा मुझे 2 दिन का ब्रेक चाहिए था। आपका जो बैच वाला क्लास रहता है मॉर्निंग में, उसमें भी ब्रेक रहेगा 2 दिन के लिए सिर्फ। और क्योंकि थोड़ा सा दशहरा है, रामनवमी है, और तो रामनवमी के चलते ही थोड़ा सा मुझे अयोध्या जाना था, है ना, कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ चीज़ों के चलते, तो इसी वजह से 2 दिन क्लास नहीं हो पाएगी। और फिर क्योंकि आ जाएगा अगले दिन दशहरा, तो इसलिए थोड़ा सा वो है ना। तो ये थोड़ा सा आप समझिए। बाकी मंडे से अब क्योंकि रेलवे की डेट्स आ चुकी हैं तो मैं खुद फुल फ्लेजेड तरीके से सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैं खुद सारी चीज़ें प्लान करके और बड़े लेवल पे, वैसे तो हमने 10 लेक्चर्स किए हैं लेकिन 10 लेक्चर किस तरह से किए हैं आपको पता है, ठीक है। 10 लेक्चर हमने किस तरह से करे हैं वो आपको पता है। कश्मीर टू कन्याकुमारी सर, जो श्रीनगर बताए हैं वो कश्मीर में ही पड़ता है, जो श्रीनगर बताएं वो कश्मीर घाटी में ही पड़ता है आपका, ठीक है। तो उसको कश्मीर आप कर सकते हैं, सिग्मा फादर जी, ठीक है, वहीं पड़ता है वो। बताना सर अयोध्या आएंगे, नहीं आने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो फिर वही मैंने बताया 10 लेक्चर किस तरह से किए हैं वो आपको ही पता है। नोट्स को रिवाइज़ करिएगा। मिलते हैं फ्रॉम दी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, मंडे ऑनवर्ड्स, और वहाँ पे हम बहुत ही बड़े लेवल पे चीज़ें कर रहे होंगे। कुछ मैं आपके लिए स्पेशल प्लान करूँगा सो दैट जो रेलवे का हमारा एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकें। हेलो सर कैसे हो आप? बढ़िया हैं हम, ठीक है, बढ़िया हैं। आवाज़ से तुम लोग को नहीं समझ में आता, एकदम बढ़िया गजब है, ठीक है। चलो फिर सर जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। अच्छा ट्रैविस बीट द हिट, बेटा बहुत मार खाओगे हैं, टेलीग्राम पे एकदम कायदे से बोलते हो तुम हैं यहाँ पे तुम एकदम सर तमिलनाडु नहीं होगा, तेलंगाना होगा। कहाँ पे तमिलनाडु तेलंगाना? ये तमिलनाडु और तेलंगाना का थोड़ा सा मुझसे हो जाता है। मैं जहाँ तमिलनाडु बोलना चाहता हूँ तेलंगाना हो जाता है, जहाँ तेलंगाना बोलता हूँ तमिलनाडु हो जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं बोल रहा, यहाँ तेलंगाना होगा, यहाँ होगा, तमिलनाडु भी है यहाँ पे, ठीक है, वो मत समझना। कितने लोग हैं यहाँ पे अयोध्या से? थैंक यू सर टू यू सर, आई डिड वेरी वेल इन DDA मेंस। अच्छा अच्छा, अरे सॉरी, कुछ ज़्यादा जल्दी हो गई क्या? जम्मू टू कश्मीर लिख दिया मैंने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे यार कन्याकुमारी होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, कन्याकुमारी होगा, कन्याकुमारी जो कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा बताइए इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, कितने किलोमीटर्स होगा अगर आप ऊपर से नीचे तक जाओगे तो? पटियाला जाओ क्यों नहीं, कन्याकुमारी यहीं पे है क्या? केप कैमोरिन जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड में। वैसे तो अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड इंदिरा पॉइंट है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट कितना है? ईस्ट वेस्ट है 2933 किलोमीटर। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। थैंक यू। PDF मिल जाएगी आपको परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ से आप NTPC के नोट्स ले सकते हैं जो बैच बना हुआ है परमार अकेडमी एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप इस बैच में हैं तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बैच के अंदर ही नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीक से। धन्यवाद एंड हैप्पी दशहरा सभी को, हैप्पी रामनवमी सभी को, ठीक है। थैंक यू।